नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन है वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और पूरा सिलेबस जो है कवर किया जा रहा है। और जो भी यूपी में या किसी भी अन्य प्रदेश में भी जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, उसके जितने भी सिलेबस हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है और उसी में आगे के क्रम में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है कारक, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाए, उसमें ये टॉपिक जरूर आता है। एक या दो प्रश्न आपको उसमें देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो कारक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक या दो प्रश्न किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। आइए बात करते हैं कारक होते क्या है, ठीक है। कारक वो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कारक शब्द कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्पष्ट होता है, उन्हीं को हम कारक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम और खास करके जो क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया के साथ इसका संबंध स्थापित होता है, खास करके क्रिया के साथ इसका संबंध दर्शाया जाता है। अगर हम एक वाक्य लिखते हैं, कोई ये लिखते हैं, राम राक्षसों बाणों मारा, ये इस वाक्य से आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। ये हम बता दें, ये एक निरर्थक वाक्य है, ये एक निरर्थक वाक्य है। आप इसको पढ़ेंगे, इसका कोई भी मतलब, इसका कोई भी सेंस आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है शब्दों के संबंध जो है वो अस्पष्ट है। इनका जो संबंध है वो स्पष्ट नहीं हुआ है कि दो शब्दों के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वहां किसकी जरूरत पड़ती है? वहां पड़ती है विभक्ति की, यानी कि कारक शब्दों की। कारक शब्द क्या होते हैं? कारक शब्द होते हैं, इनको विभक्ति भी कहा जाता है, इनको विभक्ति के रूप में जाना जाता है। कुछ शब्द होते हैं जो कि इन कारकों के बीच के शब्दों के संबंध को स्थापित करने में इनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें, विभक्ति को इसमें फिल करके, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, यहां पे अगर हम लिख दें ने, को, से, आप देख सकते हैं। अब इस वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका कुछ अर्थ आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पहले जैसे लिखा हुआ था उसमें आप इसको किसी भी अर्थ, कोई भी अर्थ इसको प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ठीक है, एक सेंस मिल रहा है इसमें। इसलिए यही है कि जो विभक्ति शब्द होती है, जो कारक शब्द होते हैं, वो अगर वाक्य में मिसिंग है तो दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करना काफी मुश्किल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं के लिए इन कारक शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम में कैसे पूछता है, तो जैसे ये वाक्य दे दिया है, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कर्ता कारक है, निम्न में से कौन सा करण कारक है, और जितने भी कारक होते हैं कोई भी आपको पूछा जा सकता है इस वाक्य से। या कोई भी वाक्य दे दे, निम्न में से कौन सा संप्रदान कारक है, ठीक है, या पूछ दे निम्न में कौन सा कारक है। अगर एक ही कारक होगा तो निम्न में कौन सा कारक उपस्थित है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विभक्ति के बारे में आप जान गए कि विभक्ति क्या होते हैं। विभक्ति वही होते हैं जो उन कारक शब्दों को सूचित करते हैं, यानी कि दो कारक शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उन्हीं को विभक्ति कहा जाता है, ठीक है। कारक शब्दों की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कारक शब्द जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं और इनकी विभक्ति भी उसी प्रकार होती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से कारक शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला है कर्ता,
कर्ता, इसका विभक्ति, इधर हम कारक लिख देते हैं। इसको आप जरूर नोट कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि निम्न कारक के लिए कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, ठीक है, इसलिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिख रहा हूं आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ता ने, इसका विभक्ति कौन सा है, कर्ता का ने, कर्म को, तीसरा हो जाएगा करण से या द्वारा, करण से, चौथा है संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए या हेतु, ठीक है। पांचवा है अपादान से, अपादान से, ध्यान दीजिएगा, से जो है ये करण कारक में भी प्रयोग होता है, अपादान में भी प्रयोग होता है, लेकिन करण कारक में उसका जो सेंस होगा वो द्वारा के सेंस में आएगा, यानी कि के द्वारा के सेंस में से प्रयोग होगा। लेकिन जो अपादान होता है उसमें जो से प्रयोग होता है उसको हम अलग होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से हम सभी कारकों को अलग अलग करके अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। छठवां क्या है, संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। आप देख सकते हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समझेंगे पूरी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी कहां पे क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, इसको मत घबराइए कि इतने शब्द हैं कैसे याद होंगे, इनको बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज बताऊंगा, आप उसको बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण, अधिकरण कारक में क्या होता है, में, पे, पर, ठीक है। और आठवां जो है, अंतिम है, वो है संबंध कारक, सॉरी संबंध में संबोधन, संबोधन, इसमें होता है हे, इसमें देखिएगा ये एक्सप्लेनेशन लगता है, हे, हो, अरे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आप पहला है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, ताकि इसको कोई दिक्कत याद करने में न हो। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होने के अर्थ में, अपादान से, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन हे, हो, अरे, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि करण कारक का विभक्ति क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा से या के द्वारा। ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी याद करना बहुत ही जरूरी है। बाकी हम एक एक करके, एक एक जो भी जितने भी कारक हैं सबको एक एक करके हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से, जिससे कि एग्जाम में गलती होने की कोई भी संभावना न रहे, ठीक है। तो आइए इसको एक एक करके हम देखते हैं और सभी आठों जो कारक होते हैं उनके बारे में हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे और ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से उसको समझेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। बाकी आप जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है,
कर्ता कारक ये होता है कि वाक्य में क्रिया के करने वाले को, वाक्य में कोई वाक्य दिया है उसमें जो क्रिया हो रही है, ठीक है, उस क्रिया को जो संपन्न करता है उसे को हम कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसमें आपने अभी हमने बताया था आपको, इसमें विभक्ति कौन सी यूज होती है, ने, ठीक है। तो इसमें जो ने विभक्ति है ये कभी कभी आपको वाक्य में हो सकता है न भी दिखे, कभी वाक्य में दिखता है और कभी वाक्य में नहीं दिखता है, लेकिन उसका सेंस आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा अगर उसमें विभक्ति मिसिंग हो उसके बावजूद भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक वाक्य है, अंशु ने भोजन किया, अंशु ने भोजन किया, ठीक है। इसमें सीधा सीधा पूछेगा कि कर्ता कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है, क्यों, तो वो हम बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विभक्ति हमें लिख रही है ने, और जहां भी ने विभक्ति दिखेगी वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। तो यहाँ पे अंशु जो है ये कर्ता कारक हो गया, ठीक, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है प्रत्यय के रूप में इसमें ने लगा हुआ है। लेकिन अगर एक वाक्य है प्रिया खेल रही है, ये वाक्य है प्रिया खेल रही है, प्रिया खेल रही है, इसमें आपको कोई भी विभक्ति नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ने दिख रहा था इसलिए हमने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया कि ये कर्ता कारक है, लेकिन इस वाक्य में आपको कोई भी विभक्ति नहीं दिख रही है, तो अब इसको कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। आपको यहाँ क्रिया होती हुई दिख रही है खेलना, ठीक है, यानी कि कोई खेल रहा है। तो अगर जिस भी वाक्य में आपको विभक्ति ना मिले, ठीक है, और उसमें कर्ता को पहचानना हो कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है, ठीक है, तो उस क्रिया के साथ एक प्रश्न किया जाता है कौन का, कौन, ये प्रश्न हम करेंगे, ये प्रश्न हम करेंगे कौन, ठीक ना। अगर हम इसमें एक जो क्रिया हो रही है खेलना जो क्रिया है इसके साथ हम प्रश्न करते हैं कौन खेल रहा है, तो हम सीधा पहुंचेंगे कहां पे, कर्ता पे, ठीक है। अगर विभक्ति नहीं भी दी हुई है तो हम कर्ता कारक को बहुत ही आसानी से इसमें पहचान सकते हैं सिर्फ एक प्रश्न करके कौन, ठीक है। अगर क्रिया हो रही है क्रिया के साथ हम प्रश्न करेंगे कौन, ठीक, डायरेक्ट हम पहुंचेंगे क्रिया के पास जो कि एक कर्ता कारक है, ठीक है। आप समझ गए कि कर्ता कारक को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं अंशु जो है और प्रिया जो है ये कर्ता कारक के उदाहरण है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक। अभी हमने बताया था कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक की विभक्ति होती है को, ठीक है। तो किसी भी वाक्य को अगर हम लिखें और उसमें हमको ये को दिख जाए, ठीक है, को विभक्ति अगर हमको दिखे तो उसको हम कौन सा कारक कहेंगे, उसको हम कर्म कारक के रूप में उसको पहचानेंगे, ठीक है। जैसे कि एक वाक्य लिखते हैं हम यहां पे, सीमा ने तनीषा को पीटा, सीमा ने तनीषा को पीटा। तो आपको यहां पे दो विभक्ति दिख रही होगी, सबसे पहला है ने और दूसरा है को, ठीक है। ये दोनों प्रत्यय के रूप में लगे हुए हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ। तो इसमें जो है अगर हम ने विभक्ति जो है इसका पता करें, नि विभक्ति है मतलब सीमा क्या है, यहाँ पे कर्ता कारक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीमा के प्रत्यय के रूप में ने लगा हुआ है। और दूसरा है यहाँ पे कारक है को, ठीक है। तो अगर को कारक है तो हमने बताया आपको कि को जो विभक्ति होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है, कर्म कारक के लिए, यानी कि जो तनीषा है ये कर्म कारक को सूचित करता है। क्यों, क्योंकि तनीषा के साथ एक प्रत्यय के रूप में को लगाया गया है,
ठीक है, इसलिए ये तनिषा जो है वो कर्म कारक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वाक्य है जिसमें ये को जो है मिसिंग, ठीक है, इसको हाइड किया गया है, ठीक है तो उसमें कर्म कारक लेकिन को नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे हम कर्म कारक कैसे पहचानेंगे? जैसे वाक्य है विनय पुस्तक पढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको विभक्ति नहीं दिख रही है, ठीक है, विभक्ति दिख नहीं रही है, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कर्म कारक और कौन सा कर्ता कारक है? तो अभी हमने पिछले जो पहला मैं बता रहा था कर्ता कारक, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया के साथ सिर्फ एक प्रश्न करना है, कौन, तो किसका पता लग जाएगा? वो कर्ता कारक का। मान लीजिए पढ़ना, यहाँ पे क्रिया हो रही है पढ़ना, पढ़ रहा है, हम सीधा इससे पूछेंगे कौन पढ़ रहा है, तो हम पहुंचेंगे विनय के पास, ठीक है, तो डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कि जो विनय है ये कर्ता कारक को सूचित कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात जो है कर्म कारक के बारे में हम बात करेंगे कि कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे। तो कर्म कारक को पहचानने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्रिया के साथ लगाकर उसको प्रश्न किया जाता है, ठीक है। क्या क्या है वो एक है क्या अथवा किसको, क्रिया के साथ लगाकर इसको हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। अगर हमको कर्म कारक को पहचानना है कि कर्म कारक निम्न में से कौन सा है, तो हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे क्या या किसको, जो भी वाक्य में सटीक बैठे उसी पे उसको प्रयोग करेंगे। तो यहां पे पढ़ना है, पढ़ना के साथ हम कहेंगे क्या, क्या पढ़ रहा है, यानी कि हम सीधा पहुंच जाएंगे पुस्तक पढ़ रहा है। आंसर क्या आएगा? पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि अगर हम क्या या किसको प्रश्न लगाते हैं किसी भी क्रिया के साथ, तो हम डायरेक्ट जो है कर्म कारक के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपने कर्ता भी देख लिया और यहाँ पे आपने कर्म कारक भी देख लिया। तो कर्ता में हम लोग क्या प्रश्न लग रहे थे? वहां पे था कि कौन, हम लोग प्रश्न कर रहे थे कि कौन, और दूसरा है कर्म कारक के लिए क्या या किसको, ठीक है। अगर विभक्ति दी हुई है तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। लेकिन विभक्ति अगर मिसिंग है, नहीं दी हुई है, तब कैसे पहचानेंगे? क्या या किसको प्रश्न अगर लगाकर क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो वहां पे हम डायरेक्टली कर्म कारक के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरा विभक्ति जो है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, ठीक है। जो लोग इस चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हिंदी का जो है पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जो कि आगे आने वाले जो भी यूपी एसआई का एग्जाम है, यूपी SSSC के भी जो भी एग्जाम है, लेखपाल या पीईटी, उन सब के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो टीईटी होने वाला है उसमें भी ये चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो तीसरा क्या है? करण कारक। करण कारक, करण कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, यानी कि इसकी विभक्ति क्या होती है? से या द्वारा, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, से या द्वारा इसकी विभक्ति होती है। अगर हम बात करें इसके परिभाषा की, और किसी भी वाक्य में, ठीक है, क्रिया को जिस साधन के द्वारा पूरी की जाए, क्रिया जिस साधन के द्वारा पूरी की जाए उसको हम करण कारक कहते हैं। बाकी विभक्ति से समझ सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है से या द्वारा, ठीक है। किसी भी वाक्य में जब कोई क्रिया किसी के द्वारा कंप्लीट होती है तो उसमें करण कारक लगता है, ठीक है। यानी कि जिसके द्वारा हम क्रिया को संपन्न करते हैं उसी को हम करण कारक के रूप में जानते हैं। अगर हम उसके उदाहरण की बात करें तो यहां पे बात करें अर्पण, अर्पण ने अंकिता
अंकिता को डंडे से मारा। ठीक है, आप देख सकते हैं वाक्य में कर अर्पण ने अंकिता को डंडे से मारा। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि हमने अभी बताया से या द्वारा के अर्थ में अगर कोई आता है तो उसको हम करण कारक कहते हैं, यानी कि जिसकी सहायता से हम क्रिया को संपन्न करते हैं उसी को हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो अंकिता ने, ठीक है, ये तो ने आया यानी कि कर्ता कारक हो गया। अर्पण ने, ठीक है, अंकिता को यानी कि ये हो गया कर्म कारक। ठीक है, अब डंडे से यानी कि किसकी सहायता ली जा रही है, मारना। क्रिया क्या है यहाँ पे, मारना, मारा जा रहा है किसी को, लेकिन किसी की सहायता से ही मारा जा रहा है ना, तो किसकी सहायता से मारा जा रहा है, हम सीधा प्रश्न करेंगे किसकी सहायता से ये क्रिया की जा रही है, तो वो हो जाएगा डंडे से। डंडे के द्वारा जो है मारा जा रहा है, तो डंडा जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा। डंडा करण कारक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे विभक्ति भी दिख रही है से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। स्नेहा लेखनी से लिखती है। ठीक है, तो यहां पे हमने बताया था आपको अगर मिसिंग है कर्ता या कर्म तो आप कैसे पहचानेंगे, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी चीज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं करण कारक, उसको देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपने यहाँ पे क्रिया हो रही लिखना, लिखना क्रिया है यहाँ पे कि लिखती है। हम पूछेंगे किससे लिखती है या किसके द्वारा लिखती है, तो हम सीधा क्या पाएंगे, लेखनी। ठीक है, यानी कि लेखनी जो है ये करण कारक हो जाएगा, लेखनी जो है करण कारक हो जाएगा। कई स्थानों पे क्या होता है, इसमें भी विभक्ति जो है मिसिंग होती है। ठीक है, तो उसको भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसे न आंखों देखी, न कानों सुनी। ठीक है, आप ये वाक्य पढ़ सकते हैं, ना आंखों देखी ना कानों सुनी, ये वाक्य होता है। इसमें जो है आपको से नहीं दिख रहा है। ठीक है, से वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका जब सेंस निकालेंगे तो इसमें आपको सेंस दिखेगा से का। न आंखों से देखी, न कानों से सुनी। तो एग्जाम में ये बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जो भी आएगा तो इसी प्रकार आएगा, बहुत ही आसान, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है उसमें आपको से या द्वारा दिख जाएगा। ठीक है, देखी तो किसके द्वारा देखी, मैंने आपको बताया सीधा प्रश्न करना है, किसके द्वारा या किससे, क्रिया के साथ। ठीक है, तो देखना किसके द्वारा देखा गया, आंखों के द्वारा। सुना गया, किसके द्वारा सुना गया, कानों के द्वारा सुना गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको पहचान लेंगे, कर्म कारक जो है। अगला है चौथा क्या है, चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होता है, से के नहीं, के लिए। ठीक है, के लिए नॉर्मली यूज होता है संप्रदान कारक के लिए। ठीक है, के लिए या हेतु भी इसमें हो सकता है, हेतु या वास्ते, ऐसा होता है, लेकिन आपको सिर्फ के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के लिए। ठीक है, ये एक ही में के लिए, ये संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संप्रदान कारक की अगर हम बात करें, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो किसी भी वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए। ठीक है, जिसके लिए। अभी हमने देखा कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, और अब हम बात करेंगे
किसके लिए किया जा रहा है। तो संप्रदान के लिए क्या है, संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए, और उसकी परिभाषा भी यही है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। भाई किस, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। आप देख सकते हैं के लिए जो विभक्ति है यहां पर प्रयोग हुआ है, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसके प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, वो भाई के प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी कि जो भाई है वो क्या हो जाएगा, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें संप्रदान कारक पहचानना हो तो आप यही कहेंगे सीधा कि भाई जो है वो संप्रदान कारक है। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा जो है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है जरूर, लेकिन इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है इसमें, अपादान से, अपादान कारक, अपादान कारक, इसकी विभक्ति होती है से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। से एक जगह और प्रयोग हुआ था, मैंने इसके पहले ही बताया था, वो कर्ण के साथ यानी कि कर्ण कारक में प्रयोग हुआ था। तो वहां जो है से जो प्रयोग हुआ था वो के द्वारा के सेंस में प्रयोग हुआ था। ठीक है, के द्वारा, ठीक है, यानी कि वह कोई भी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है इसके बारे में उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ जो है अपादान, यहाँ पर जो से प्रयोग होगा वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग का मतलब क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना प्रतीत हो। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना प्रतीत हो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता गिरा यानी कि जब कोई वृक्ष है उससे पत्ता गिर रहा है, यानी कि पत्ता जो है उससे अलग हो रहा है, उससे टूट करके उससे अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में देखिएगा जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, अलग होने के अर्थ में, इसलिए जो है वृक्ष जो है ये क्या हो जाएगा, वो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष जो है अपादान कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा आपका। सवार यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े से गिरा, घोड़े से गिरा। ठीक है, घोड़े से गिरा मतलब घोड़े से अलग हुआ है। चीजें क्लियर है आपको? अगर ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। घोड़े से गिरा यानी कि घोड़े से अलग हुआ है घुड़सवार, यानी कि जहां भी से आपको आए और वहां कुछ अलग होता हुआ नजर आए। ठीक है, कुछ टूटना अगर कुछ छूटना अगर नजर आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां अपादान कारक हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है, रेल गाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है।
प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, यानी कि रेलगाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पे थी लेकिन अब उससे अलग हो चुकी है, यानी कि प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है। तो यहां पे भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है, उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई जो संबंध स्थापित होता है, प्रकट होता है, उसको हम संबंध कारक के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? वो संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है काफी लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। ये जो है कब प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, वो हम सब बताएंगे। अगर एक चीज हम बस थोड़ा सा ध्यान से देख लें, का की के है ना, यानी कि उनका, उनका, उनकी, उनके, रारी रे है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, ना नीने है अपना, अपना, अपनी, अपने। ठीक है, ये जो शब्द हैं इसी रूप में इनको रखा गया है। ठीक है, उन्हीं से संबंध कारक स्थापित होता है। ये जो शब्द है, ये शब्द आपको किसी वाक्य में दिखते हैं, यानी कि वहां पे जो है संबंध कारक है। ठीक है, जहां पे भी ये शब्द आपको दिखेंगे जिस वाक्य में, वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे कोई वाक्य ले लें, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी खो गई। मैंने आपको बताया रारी रे अगर आता है तो वो संबंध कारक होता है। ठीक है, यानी कि मेरी अगर आया है वहां पे तो वो संबंध कारक होगा। ठीक है, एक बात और देखें, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। यहां पे भी आपको ने दिख रहा है। ठीक है, मैंने ने बताया था, ने आना चाहिए, ने आपको दिख रहा है। ठीक है, ने या इसमें अपनी दिख रहा है, अपनी। ठीक है, अपनी दिख रहा है, यानी कि इसमें संबंध कारक है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्लीज फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि हम आगे उसमें जो भी सुधार करना हो हम आगे कर सके। सातवां जो है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, इसका जो विभक्ति होती है वो होती है में, पर या पर। ठीक है, इसमें इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है विभक्ति के रूप में। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? अधिकरण का अर्थ होता है आधार। ठीक है, आधार। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस से क्रिया के आधार का पता चले। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का आधार पता चले उसको हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं, आधार। ठीक है, अभी एग्जांपल देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। जैसे इस एग्जांपल है, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, यानी कि आधार क्या है? आधार जिस पर पुस्तक रखी है उसका आधार क्या है? वो है मेज। ठीक है,
आपको पर दिख गया यहाँ पे, यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा, लेकिन वो अधिकरण कारक का शब्द कौन सा है, वो है मेज। क्यों? क्योंकि ये आधार का काम कर रहा है जिस पर पुस्तक रखी हुई। ठीक है, अगला है मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। मैं दिखा आपको, मैं दिख गया आपको, यानी कि ये अधिकरण कारक है। ठीक है, 2 मिनट में, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला देखते हैं और अंतिम है ये। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ना आए तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अंतिम जो है, 8वां जो है, वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का मतलब ही होता है पुकारना या किसी को संबोधित करना। ठीक है, आपने इसका देखा था क्या होता है, इसकी विभक्ति क्या होती है? हे, हो, अरे। ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह जो है ये आपको जरूर दिखेगा वाक्य में अगर संबोधन कारक पूछता है। ठीक है, जैसे अगर हम शब्द लिखते हैं विभू, इधर आओ, विभू इधर आओ, यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन दिख गया। या इस तरफ से भी लिख दे, हे विभू इधर आओ। ठीक है, आप देख सकते हैं हे विभू इधर आओ। हे लिख दे या बिना हे के ही अगर ये एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है वो अगर दिख जाए आपको तो वहां पे संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।